ये कहानी एक मुस्लिम महिला की जिसने राजीव गांधी सरकार के सियासी कैरेक्टर पर हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स खेलने का दाग लगा दिया। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा के दामन में काली खाई थी। राजीव गांधी उसे मिटाने की जगह खुद हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स से हाथ जुला बैठे। ये एक पॉलिटिकल त्रासदी थी जिसने वक्त बेवक्त कांग्रेस की सरकारों के इरादों को बेनकाब कर दिया। कहानी समझने के लिए आपको अतीत में लौटना पड़ेगा और चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के इंदौर। हाँ, इस कहानी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जो आपको समझाएगा कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी। इंदौर में एक मशहूर वकील हुआ करते थे मोहम्मद अहमद खान और उनके परिवार से इसकी शुरुआत होती है। वकील साहब ने 43 साल साथ रहने के बाद 1975 में अपनी पहली बीवी शाह बानो और उसके 5 बच्चों को घर से जबरन निकाल दिया। बीच बीच में बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पत्नी को कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाह बानो अपने शौहर से बाकायदा हर महीने गुजारा भत्ता मांग रही थी। वकील साहब रसूख वाले थे, धौंस दिखा देते तो शाह बानो चुप हो जाती थी। नतीजा कि दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। फिर आया नवंबर 1978। वकील साहब ने शाह बानो को 3 तलाक देकर रिश्ता ही खत्म कर लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शौहर और बीवी का रिश्ता तलाक के 3 महीने बाद ही खत्म हुआ माना जाता है। लेकिन ये जो बीच के 3 महीने होते हैं, इस दरमियान शौहर को बीवी और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। इन 3 महीनों को इद्दत की मुद्दत कहते हैं। मुसलमानों में निकाह के वक्त मेहर की रकम अदा की जाती है, जिसे तलाक के वक्त पत्नी को दिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद बीवी को गुजारा भत्ता देने का चलन नहीं है। लिहाजा शाह बानो 5 बच्चों के साथ कैसे रहती, उनका गुजारा कैसे चलता, ये उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी। पति ने मेहर की रकम देकर पीछा छुड़ा लिया। शाह बानो को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरी रास्ता अदालत का दिखा। वो अदालत गई और वहां से शाह बानो ने मांग की कि हर महीने उनके पति तय गुजारा भत्ता दे, जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक सबने इस मांग को जायज माना। फैसला शाह बानो के पक्ष में गया, लेकिन मोहम्मद अहमद खान खुद एक वकील थे, तो वो भी कानूनी लड़ाई लड़ गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही किसी मामले में कह चुका था कि केवल मेहर की रकम दे देने से किसी पति की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास इस मामले को सुनवाई के लिए भेज दिया। लंबी बहस के बाद आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को शाह बानो को 500 रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का हुक्म सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में शरीयत में मौजूद मेहर की व्याख्या भी की और साफ साफ कहा कि तलाक के वक्त सिर्फ मेहर देना भर ही पति की जिम्मेदारी नहीं है। उसने ये भी कहा कि पत्नी के साथ ऐसा हुआ तो वो अदालत जाकर अपना हक मांग सकती है। उसी वक्त उसने तत्कालीन सरकार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ठोस कदम उठाने को कहा, लेकिन राजनीतिक हितों के लिए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठती है, हिंदुस्तान में राजनीति शुरू हो जाती है। फौरन लोग पार्टी विशेष के होने का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आपका इरादा कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन सवाल उठाने वालों का मुंह बंद थोड़े ही न किया जा सकता। इसलिए आज हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। भारत में क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, मतलब कि हत्या करने पर अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सबको एक बराबर सजा मिलती है। लेकिन परिवारों के मामले में कानून एक तरह के नहीं है। शादी, तलाक और वारिस चुनने को लेकर हमेशा पर्सनल लॉ का सिस्टम काम करता रहा है। सबसे पहले 1775 के आसपास पहली बार हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों सरकारी खाते में वजूद में आए। इससे पहले सरकार इनकी डिटेल्स नहीं रखती थी। ये उस वक्त यूरोप से आए शासकों को भारत के हिंदू और मुसलमानों को समझने के लिए किया गया। लेकिन 1835 के आसपास अंग्रेज सरकार ने सिविल कोड की बात शुरू की। दरअसल उस वक्त सरकार ने समाज की जरूरत के हिसाब से सारे कानून बनाए। क्रिमिनल लॉ को सरकार ने लिस्ट कर लिया, लेकिन पर्सनल लॉ को उस दायरे से बाहर रख दिया गया। लेकिन उस दौर में पारिवारिक मामले बढ़ने लगे। इसकी वजह से 1941 में BN राव कमेटी बनानी पड़ी। BN राव कमेटी ने अगले कुछ सालों में सिर्फ हिंदू पर्सनल कानून को ही मॉडिफाई किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ तक नहीं लगाया, जो आज तक वैसा ही है। कांग्रेस की मंशा पर क्यों सवाल इतिहास से अब तक उठते रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। 1985 में जैसे ही शाह बानो केस का फैसला आया, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई।
सिर्फ 6 महीने पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति लहर में राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजीव गांधी की यूथ आइकन वाली छवि पर दाग लग सकता था। राजीव सरकार के सामने एक कुआं था और पीछे खाई। अगर संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते तो खुद की छवि को नुकसान पहुंचाते, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिके रहते तो मुस्लिम वोट हाथों से खिसक जाता। खैर, उनकी सरकार ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखेगी। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार का बचाव करते हुए संसद में लगभग 1 घंटे तक फैसले के पक्ष में अपना तर्क रखा। लेकिन चंद महीनों के बाद ही जब कई राज्यों में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई। सलाहकारों ने राजीव को फैसला पलट देने का सुझाव दिया और आखिरकार वो दिन भी आया जब राजीव गांधी ने संसद से फैसला पलट दिया। 25 फरवरी 1986 को राजीव गांधी की सरकार एक विधेयक लेकर आई जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तब की जरूरत थी और आज की भी जरूरत है, लेकिन जैसे ही कोई इसकी मांग करता है उसे फौरन राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू हो जाती है।